दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। जी हाँ, बिहार न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले दुरांडो कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं, यानी कि अब फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ेगा। अब लालू प्रसाद यादव को जेल की हवा खानी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर के 27.5 साल की सजा दी है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले के सबसे बड़े और 5वें मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव 4 मामले में दोषी करार दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि इस फैसले से उन्हें बहुत अफसोस है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस मामले में ऊपर की अदालत में जाएगी। चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 24 लोगों को मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार नए साल पर तोहफा दिया था। केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। अगर आपके खाते में अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं आया है तो फिर आप फटाफट अपने डिटेल्स को चेक कर लें, वरना आपको 11वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त का पैसा अप्रैल महीने में जारी किया जा सकता है। सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10वीं किस्त का पैसा 10 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेज दिया गया था। अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आए हैं तो फिर आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है और एक वेबसाइट दिया गया है, इस नंबर पर और वेबसाइट में जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं और अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना संक्रमण में कमी होने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया है। अगर आप भी जनता दरबार में जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों की समस्या जनता दरबार में सीधे सुनते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर आपको भी किसी प्रकार की समस्या है तथा आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप सीएम नीतीश कुमार से सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, फिर आप किसी सरकारी अधिकारी से परेशान हैं या फिर भूमि विवाद की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार में अपनी शिकायत नीतीश कुमार से कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.jkdmm.bis.nic.in। इसी वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर दें और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार के अहम प्रयासों के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर, बक्सर, नालंदा समेत 12 जिलों में नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में 4 एथेनॉल कंपनियों ने 450 करोड़ का निवेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियों की उत्पादन इकाइयों में ट्रायल रन प्रगति में है, जब बहुत जल्द इन सभी इकाइयों के उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 180 करोड़ रुपए का निवेश भोजपुर में किया है। वहीं गोपालगंज के सिधोलिया में एथेनॉल यूनिट में 133 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि पूर्णिया के गणेशपुर में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने 96 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित बिहार के सभी जिलों के स्कूलों में
28 फरवरी से मिड डे मील का मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में फैली कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से इसे शुरू करने का फैसला लिया है और आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर के निर्देश दिए हैं। बिहार में 28 फरवरी से पहली से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल में ही दोपहर का ताजा भोजन पहले की तरह ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में प्रारंभिक विद्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर से मिड डे मील शुरू करने को कहा है। 28 फरवरी से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि 28 फरवरी से बिहार के सभी जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। जहां 31 मार्च को बजट सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे। वह विधानमंडल परिसर में बन रहे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। वहीं विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करने 17 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पटना आएंगे। ओम बिरला लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित 1 दिवसीय प्रबंधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रबंधन सत्र को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश एवं विधान परिषद के कार्य सभापति, उप मुख्यमंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री भी संबोधित करेंगे। वहीं 31 मार्च को बजट सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे। वे विधानमंडल परिसर में बन रहे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। यह शताब्दी स्मृति स्तंभ में बिहार का पूर्व का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा। यह विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का निर्माण होगा। विधानसभा के सभी कामकाज को डिजिटल बनाया जाएगा। सभी कर्मी डिजिटली ट्रेंड होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, चंपारण सहित सभी जिलों के किसानों के खेतों में मुफ्त बोरिंग कराई जाएगी। ये बोरिंग सामुदायिक नलकूप योजना के द्वारा होगी। खबर के अनुसार इस सामुदायिक नलकूप योजना के तहत 5 किसानों का एक समूह बनाना होगा। इस किसानों के पास एक जगह पर 2.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसके बाद सरकार इस समूह के खेत में फ्री में बोरिंग कराई जाएगी। आपको बता दूं कि किसान सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना का लाभ बिहार के सभी जिलों में जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट के डीपीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाए, वहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। अब तो बिहार सरकार के मंत्री ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। जब बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है। जब सोमवार को पूर्णिया में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए का चेक लूट लिया है। जी हां, बाबा एचपी पेट्रोल पंप कर्मी के मैनेजर संतोष झा के अनुसार उनके पेट्रोल पंप पर पिछले 3 दिनों का रुपया था। कुल 7,89,000 रुपए और एक चेक देकर के अपने स्टाफ को स्टेट बैंक में रुपया जमा करने के लिए भेज दिया गया था। जब तभी रास्ते में यह घटना हुई है। एक ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। दोस्तों, बात करते हैं कि सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में 1 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा अररिया सुपौल सीमा पर नरपतगंज के अनंत चौक के पास हुआ है। यहां सीतामढ़ी से सिलीगुड़ी जा रही बस की एक ट्रक से सीधे टक्कर हो गई। इसमें बस में सवार 1 यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 1 दर्जन की हालात गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नरपतगंज अस्पताल पहुंचाया। अररिया पुलिस भी आई और फिर राहत और बचाव में जुट गई। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल परिसर में ही इलाज शुरू करना पड़ा। वहीं हादसे में घायलों के लिए नरपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह कम पड़ गई। खुले आसमान के नीचे अस्पताल परिसर में घायलों का इलाज शुरू किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 4050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही नियुक्ति के लिए 21 से 47 वर्ष के अभ्यर्थी 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन्हें हर महीने 25,000 रुपये मानदेय के साथ मानक अनुसार बेहतर कार्य करने पर 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इन पद के लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग, JNM या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के डिजिटल जमाने ने जहां हमारे लिए काफ़ी कुछ आसान कर दिया है, खास तौर से पैसे के लेन देन के मामले में, वहीं अपराधियों ने भी घर बैठे लोगों की जेब काटने के कई विकल्प साथ रखे हैं। जहां पिछले 1 साल पर नजर डालें तो साइबर अपराध करीब 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। ये अपराधी कभी किसी का ATM क्लोन करके तो कभी नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक खाता, मोबाइल सिम, मोबाइल वॉलेट ऐप के लिए KYC के नाम पर भी ठगी की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट और अधिकारियों का यह कहना है कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और अनजान नंबर से भी भेजे गए लिंक को कतई क्लिक ना करें। पिछले साल 2021 में साइबर ठगों ने 107 लोगों से KYC के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी की है। तो अगर आपके पास भी कोई भी अनजान लिंक आता है आपके WhatsApp या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो फिर आप उस लिंक को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। आपके क्लिक करते ही आपका सारा पैसा बैंक अकाउंट से कट जाएगा और आप कंगाल हो जाएंगे, आप पछताते रह जाएंगे। जी हाँ, तो फिर आप मेरी बात माने और कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पटना में किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो फिर जरा आप सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि मौका लगते ही कोई शातिर चोर आपका लाखों का सामान या फिर गहने उड़ा ले। जी हाँ, दरअसल पटना में शादी समेत अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान शातिर चोरों द्वारा मौका लगते ही सोने चांदी और सामान गायब करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पटना के एक बड़े होटल में मेहमान के वेश में आकर के चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर के खलबली मचा दी है। हालांकि घटना की सारी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। घटना पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के होटल मोरिया की है। पटना के होटल मोरिया की सुरक्षा और व्यवस्था काफी पुख्ता मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी असावधानी ने चोरों को एक बड़ा मौका दे दिया है। इस घटना के बाद एक तरफ जहां होटल के मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम जांच में जुटा हुआ है, तो फिर वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन बच्चा गिरोह को खोजने में लगा हुआ है। ये पूरी घटना रविवार को होटल मोरिया में सगाई कार्यक्रम के दौरान हुई है। दरअसल एक 12 साल के बच्चे ने लोगों की मौजूदगी में लेडीज पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया। जहां पर्स में 2 लाख के जेवरात, 15,000 रुपए कैश और उपहार स्वरूप दिया गया लिफाफा भी रखा गया था। जब मोरिया होटल में अगम कुआं थाना क्षेत्र के बहादुर काउंसिलिंग कॉलोनी निवासी मयंक सिन्हा के बड़े भाई हर्षित सिन्हा की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। जब मयंक सिन्हा ने इस मामले में गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी की इस बड़ी वारदात में बच्चे का लाइजिंग की एक शख्स कर रहा था। जहां इस मामले की जानकारी देते हुए मयंक सिन्हा ने बताया है कि गड़े रंग की पर्स मेरी मां के पास था। जब मां कार्यक्रम में आई हुई और अन्य महिलाओं के साथ बात कर रही थी और टेबल पर पर्स रखकर सगाई कार्यक्रम देख रही थी। मां के ठीक पीछे लाइजिंग करने वाला शख्स महिलाओं को वहां से हटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वहां से 1-2 महिलाएं उठी तो 12 से 13 साल का बच्चा जो ब्लू रंग का सूट पहना था और पर्स के पास खड़ा था, इसके बाद लाइजिंग करने वाला शख्स ने पर्स उठाने का इशारा दिया और बाहर निकल गया। जहां इशारा मिलते ही बच्चे ने बड़े ही आसानी से महिलाओं के बीच से उस पर्स को उठाया और गेट से बाहर चला गया। जहां घटना की सही तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पटना पुलिस अब CCTV कैमरे के आधार पर चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले बच्चे गिरोह के सदस्य और लाइजिंग करने वाले शख्स को पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि 1 फरवरी से आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का सोमवार 14 फरवरी को समापन हो गया है। जहां अब 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। जहां इंटर परीक्षा समाप्त होने से पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की कॉपियों की जांच की पूरी तैयारी कर ली है। जहां इंटर की कॉपियों की जांच 26 फरवरी से शुरू होगी और इसे 8 मार्च तक समाप्त कर लेना है। जहां संभावना है कि इस बार भी समिति प्रशासन इंटर परीक्षा का रिजल्ट देश भर में सबसे पहले मार्च में ही कर देगा। जहां पिछले साल बोर्ड प्रशासन ने 26 मार्च 2021 को ही इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर के चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिजाब को लेकर के छिड़े विवाद पर पूछे जाने पर कहा है कि ये सब बेकार की बात है, इस पर बोलने का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। इस मामले को लेकर के लोग अदालत गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के स्कूलों में सभी स्कूली बच्चे एक ही तरह के ड्रेस पहनते हैं। उन्होंने कहा है कि देश दुनिया में कोई बात होती है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो काम करने में लगे हुए हैं, हम लोग सबके लिए काम करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा है कि मूर्ति लगाना या अपने अपने ढंग से पूजा करना ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हम लोगों के हिसाब से इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाया था, हम लोग अपनी मांग रखे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम लोग सब एनडीए सरकार का
ही हिस्सा हैं। हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा बताया गया था, जब उन्होंने आगे कहा है कि हम लोगों को साल 2005 से काम करने का मौका मिला है और तब से हमने कितनी मेहनत की और बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। इसके बावजूद भी अगर बिहार पीछे है तो फिर उसका कारण है कि हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन हमारे आबादी बहुत ज्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी इस देश में कहीं भी नहीं है और शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। जब बिहार में विकास की दर बड़ी है, प्रति व्यक्ति आय बड़ी है और ये रिपोर्ट 2009 से आ रही है। बिहार में यहाँ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके चलते प्रोग्रेस जरूरी है। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलने से आज जो स्थिति है उससे बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ेगा। हम लोग तो अपनी बात कहेंगे और अपने काम करते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने जिस चंपारण से अपना सत्याग्रह शुरू किया था, जहां वहीं पर अब उनकी प्रतिमा तोड़ करके फेंक दी गई है। इस प्रतिमा को बापू के सत्याग्रह की याद में लगाया गया था। जब बिहार पुलिस के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी में एक पार्क में स्थापित महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा सोमवार सुबह क्षतिग्रस्त पाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के चरखा पार्क के अंदर कुछ स्थानीय लोगों ने मूर्ति को उखाड़ दिया और कुछ मीटर दूर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि सुबह जब स्थानीय लोगों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा तो पुलिस को सूचना दी। शहर के गांधीवादी लोग भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और रोष व्यक्त किया। जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी भी अपने दल बल के साथ पहुंचे और मौके का मुआयना किया, जिसके बाद टूटी हुई मूर्ति का हिस्सा पार्क से कुछ ही दूरी पर मिल गया। जब पुलिस ने टूटी हुई मूर्ति के अवशेष को संरक्षित करके अपने पास रख लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव को जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को पत्र लिख करके अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। सोमवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने 2 अलग अलग पत्र लिख करके अपने लिए वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के डीजीपी को लिखे गए पत्र में आरजेडी के विधायक ने कहा है कि मैं 2 स्टैंड रोड पटना में रहता हूं। प्रतिदिन मुझसे हजारों लोग मिलने आते हैं और समय समय पर मुझे प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और अन्य जगहों पर जनता की समस्याओं को लेकर के जाना होता है। इस बीच मेरे ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा होता है। अपने आवास पर हुए हंगामे का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बीते दिन असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे आवास पर हंगामा किया गया था और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आवश्यक हो जाता है कि मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का प्रदान किया जाए। आपको बता दें कि रविवार की शाम को तेज प्रताप यादव के आवास पर 10 लोगों के समूह ने हंगामा किया था, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज ने सचिवालय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी कि इंटर की परीक्षा 2022 आगामी 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड द्वारा मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों की कड़ाई से स्क्रीनिंग की जाएगी। छात्रों की फ्रीकिंग के लिए एक सुरक्षित पर्दानुमा कक्ष का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है ताकि महिला परीक्षार्थियों का सघन फ्रीसिंग सुरक्षित रूप से किया जा सके। दोनों पालियों की परीक्षा के शुरू होने के 10 मिनट पहले तक परीक्षार्थियों को ही परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ब्लूटूथ, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। यह परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का जूता मोजा पहन करके परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। यानी कि अगर आप परीक्षा देने जाते हैं मैट्रिक का तो फिर आप जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र में बलुआई में स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम से 25 लाख रुपए बदमाशों ने निकाल लिए हैं। खुलासा सोमवार को बैंक खुलने के बाद हुआ, तब जाकर के नगर थाना को सूचना दी गई है। बैंक मैनेजर चंदन कुमार ने बताया है कि शुक्रवार की शाम 7 बजे बैंक के कर्मी ने 17 लाख रुपए एटीएम में डाले, जब पहले से भी राशि ली थी। रात लगभग 10:30 बजे 2 बदमाश आए। दोनों हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। एक बदमाश भीतर गया, दूसरा बाहर रहा। बदमाश ने सबसे पहले क्लोज सर्किट कैमरा पर स्टिकर लगा दिया। इसके बाद एटीएम से पूरे रुपए निकाल लिए। शनिवार और रविवार को बैंक बंद था। सोमवार को जब बैंक खुला तो फिर पता चला कि एटीएम में राशि नहीं है। इसके बाद बैंक कर्मी हरकत में आए और शाखा प्रबंधक चंदन कुमार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूत्रों की माने तो एटीएम को ना तो तोड़ा गया था और ना ही कोई और नुकसान पहुंचा गया था। इसके बाद भी राशि की निकासी की गई। आशंका जताई जा रही है कि पासवर्ड के माध्यम से राशि की निकासी की गई है। बताया जाता है कि पासवर्ड कुछ बैंक कर्मियों को ही पता होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि वह शहर में आया हुआ है, इसी आधार पर रेड करके उसे दबोच लिया गया। आपको बता दूं कि पिछले साल 21 अगस्त को जिले के फफूरी ओपी अंतर्गत NH57 पर पुलिस ने उनकी गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। ये रुपए उन्होंने सीट के नीचे झोला में रख करके छिपा रखा था। मौके से अभियंता यानी कि इंजीनियर और चालक सरोज कुमार हिरासत में लिया गया था। जब पूछताछ के बाद दरभंगा में स्थित उसके आवास पर छापेमारी की गई, वहां अलमारी में बने सेफ में से 49 लाख रुपए कैश और संपत्ति के कागजात मिले थे। इस रुपए के संबंध में पूछे जाने पर अनिल कुमार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। फफूरी ओपी प्रभारी उदय कुमार सिंह के बयान पर आय से अधिक संपत्ति और फिर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। जब गाड़ी और आवास से रुपए बरामद होने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में कोसी प्रभारी सहरसा जिला को भी शामिल किया गया है। इस योजना में प्रथम चरण में 4 पंचायतों को रूरल क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति परिवार के महिलाओं को बकरी पालन के लिए सरकार द्वारा 75 हजार रुपये देगी, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। योजना की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। 4 पंचायतों की 152 महिलाओं को इस योजना का प्रथम चरण में लाभ दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य पंचायतों में भी इस योजना को चलाया जाएगा। इससे कमजोर तबके की महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के दशकों से लंबित कई विषयों को लेकर के लंबी लकीरें खींची है। वे चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 या अलगाववाद का विषय हो, उन्होंने सभी विषयों का अपने कालखंड में सुगम समाधान निकाला है। उम्मीद और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना का अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। पूरे बजट में जातीय जनगणना को लेकर के अलग से कोई आवंटित नहीं किया गया है। ये कई दशकों से लंबित अति महत्वपूर्ण विषय है। ये बातें हम नहीं बल्कि बजट सत्र के दौरान चर्चा के बाद पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा ने ये बातें कही है। सांसद संतोष कुमार कुशवाहा ने कहा है कि बजट सत्र में लगातार दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का मौका मिला। मौजूद वित्त मंत्री और रेल मंत्री से उनके समाधान की मांग की। उन्होंने वित्त मंत्री से पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग रखा है। वहीं रेल मंत्री से मुखातिब होकर के कहा है कि इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है, लेकिन वे रेल मानचित्र में कहीं दिखाई नहीं देता है। सीमांचल की कई ऐसी रेल परियोजना लंबित है। दिल्ली या फिर पटना के लिए पूर्णिया से कोई सीधे रेल सेवा नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर पूर्णिया से पटना और दिल्ली के लिए वंदे मातरम या तेजस जैसी ट्रेन का परिचालन करने की मांग उठाई है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की पुरजोर वकालत की है। सोमवार को जनता के दरबार में सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा है कि ये कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि ये जनहित में है और बिहार के हित में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए हम लोगों ने बड़ा अभियान चलाया है। कई जगहों पर सभाएं हुए हैं, कितनी बैठकें हुए, हम लोग अपनी मांग रखे भी हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को सबसे पिछड़ा बताया गया है। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलने से यही फायदा होगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90-10 के अनुपात में होगी। अभी 60-40 तो कहीं 50-50 है। इससे राज्य का जो पैसा बचेगा वह विकास के और कामों में लगेगा। कुल मिलाकर के आज जो स्थिति है उससे बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार की तरफ से नीति आयोग को चिट्ठी भेजी गई है। जब इतना काम किया गया तब ये स्थिति है, तो इस पर आप लोगों को सोचना होगा, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस तरह के और जो राज्य हैं उस पर भी गौर कीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर बिहार पीछे है तो फिर उसका कारण क्षेत्रफल की तुलना में आबादी का अधिक होना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। हम लोग प्रजनन दर घटाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द 5-6 साल के अंदर प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाएगी। प्रति व्यक्ति आय 8,000 के करीब थी, जो अब बढ़कर के 50,000 पर पहुंच गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मार्च के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े इसके साफ संकेत दे रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर के आने की आशंका बहुत कम है। जहां वैसे कोरोना के नए वेरिएंट के कारण कम टीकाकरण वाले देशों में कहीं कहीं महामारी की नई लहर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि तीसरी लहर के आंकड़ों से मार्च के अंत तक शताब्दी की इस महामारी की निजात मिलने की संकेत मिले हैं।
इसके अनुसार भारत में तीसरी लहर की तीव्रता के बावजूद इसके ज़्यादा घातक नहीं होने की ठोस वैज्ञानिक कारण है और यही कारण भविष्य में चौथी लहर को रोकने में भी मददगार साबित होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। हालांकि अभी 5 फेज बाकी है। जब दोनों चरणों में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, लेकिन नेताओं का विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। दरअसल अब भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट करने की अपील के साथ ही कहा है कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें, वे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी को सपोर्ट नहीं किया है। भाजपा विधायक टी राजा ने कहा है कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। साथ ही टी राजा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो फिर योगी योगी कहना होगा, नहीं तो यूपी छोड़कर भागना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसके उलट कई भाषाएं हैं जो किसी खास क्षेत्र में बोली जाती है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेघालय का एक ऐसा गाँव है जिसमें बोलकर नहीं बल्कि सीटी बजा करके लोगों को बुलाते हैं। आपको बता दूं कि वहां पर ये एक प्रथा मानी जाती है। यहाँ पर एक खास तरह की सीटी होती है। मिली जानकारी के अनुसार हम बात कर रहे हैं मेघालय के कोंग थोंग इलाके में लोग एक दूसरे को मौखिक नाम से बोलने की जगह एक धुन से बुलाते हैं। इस गांव के लोगों के 2 नाम होते हैं। अगर वह कहीं बाहर रहता है तो उसको मौखिक नाम से बुलाते हैं जो उसका नाम है। जी हाँ, अगर वह गांव में रहता है तो उसे धुन से बुलाया जाता है। यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर माँ उसके लिए एक धुन तय करती है, उसे सारी जिंदगी उसी धुन से बुलाया जाता है। जब व्यक्ति की मौत के साथ ही ये धुन भी खत्म हो जाती है। खास बात यह है कि यहाँ किसी का भी ध्वनि नाम किसी और के नाम से नहीं मिलता है। उसके बाद आपको बता दूं कि तुर्की के ब्लैक सी के आसपास के इलाके में एक समुदाय के करीब 10,000 लोग बर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चिड़ियों की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सीटी बजा करके एक दूसरे से बात करते हैं। इसी तरह स्पेन के कैनरी आइलैंड में सिल्बो भाषा इस्तेमाल की जाती है। इस भाषा में भी लोग सीटी बजा कर ही करते थे। अब ये भाषा लगभग खत्म हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। जैसे जैसे केस घट रहे हैं वैसे वैसे नियमों में भी ढील दी जा रही है। ताज़ा खबर नाइट कर्फ्यू को लेकर है। जब कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया है। जब इनमें यूपी के साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश और दिल्ली उन बड़े राज्यों में शामिल है जहां अभी भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। जब बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी रात के नाइट कर्फ्यू सहित सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं जो हाल ही में कोविड-19 वृद्धि को देखते हुए लगाए गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि देश के जाने माने कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा की बॉलीवुड फिल्म किस किस को प्यार करो वाली फिल्मी कहानी झारखंड के गिरिडीह जिले में भी देखने को मिली है। दरअसल जिस तरीके से इस फिल्म के लीड एक्टर कपिल शर्मा अपने इस डेब्यू फिल्म 3 पत्नियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और परेशान होते हैं, उसी तरीके से गिरिडीह जिले में भी, यानी कि झारखंड के जो गिरिडीह जिले हैं वहाँ भी एक व्यक्ति की 3 पत्नियों की कहानी का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के घोड़ बंथा ओपी के मरपोगा में एक युवक सिकंदर विश्वकर्मा की 3 पत्नियां हैं। यह पहली पत्नी गिरिडीह जिले के मरपोखा गांव की है, दूसरी पत्नी रजनी दिल्ली और तीसरी पत्नी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन वे दिल्ली में ही रहती है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दूसरी पत्नी रजनी पति को खोजते हुए अपने ससुराल मरपोका गांव पहुंची। यहां पहुंचने पर पता चला है कि यहां भी उसकी एक पत्नी बसंती है। बसंती को 2 पुत्र और 1 पुत्री है। इसके बाद तो थोड़ी देर के लिए वहां हरकत मच गया। वहीं अब इस मामले में पत्नी न्याय के लिए पुलिस के पास जाने की बात कही है। जब बताया जाता है कि सिकंदर पिछले 15 सालों से दिल्ली में रहता है। वह दिल्ली के अनंत राज कंपनी में काम करता था, जब रजनी भी वही काम करती थी। सिकंदर ने रजनी को प्रेम जाल में फंसाया और 1 जुलाई 2014 को उससे शादी कर ली। इसके बाद सिकंदर ने 2020 में यूपी की रहने वाली अंजलि ढाका को भी अपने प्रेम जाल में फंसा करके शादी कर ली। हालांकि अंजलि भी दिल्ली में ही रहती थी, इसलिए सिकंदर फिल्मी अंदाज में दिल्ली में रहने वाली दोनों पत्नियों को समय देता रहा। एक को दिन में तो दूसरी को रात में समय देता था। लेकिन इसी बीच एक दिन सिकंदर का मोबाइल रजनी के पास छूट गया और तभी फोन से तीसरी पत्नी से बातचीत की रिकॉर्ड सामने आ गई। इस बीच दूसरी पत्नी मरपोका गांव पहुंची, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। सिकंदर विश्वकर्मा ने अपने तीनों पत्नियों से छिपा कर रखा कि उसकी शादी हो चुकी है। जब
जब इस बात का खुलासा हुआ तो पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जब लोग गली मोहल्ले चौक चौराहों पर इस घटना की चर्चा कर रहे हैं, कई लोग हंस रहे हैं तो कई लोग गुस्से में दिखे। हालांकि इस मामले में अब पत्नी थाना जाकर के न्याय की गुहार लगाने की बात कह रही है। वहीं इस मामले को देखते हुए कई महिला संगठन ने भी आगे आकर के पहल करने शुरू कर दी है। एका नारी संगठन पदाधिकारी रेखा शर्मा का कहना है कि ये पूरा मामला महिलाओं के साथ फ्रॉड का है। महिला संगठन पदाधिकारी कविका मुर्मू ने कहा है कि ये मामला महिलाओं की निजता का हनन भी है। उसने तीनों लड़कियों के साथ गलत किया है। इस मामले में कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों समाजवाद और समाजवादी की चर्चा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की थी। अब सीएम नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जब सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनकी कृपा है कि उन्होंने ये बात कही है। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग लोहिया के ही शिष्य हैं। ये बात सही है कि समाजवाद का निर्माण उन्होंने किया, समाज को चलाया। हम लोग कोई परिवारवाद नहीं करते हैं। हम हमेशा से यही कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग अपने घर के परिवार को ही परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद में रहते हैं। समाजवाद बड़ी बुनियादी चीज है। समाजवाद के मामले में सभी लोग एक परिवार हैं। जब हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं, उसी समय से समाजवाद से प्रभावित हैं। जो पहले से होता रहा है और आजकल जो हो रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर की गई टिप्पणी के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह बहुत एक्यूरेट कहा है। पार्टी में और जो लोग हैं, अगर उनको प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं तो केवल परिवार को प्रतिष्ठा दीजिएगा, तो फिर इसका मतलब आपको समाजवाद से मतलब नहीं है, बल्कि परिवारवाद से मतलब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजनीति में किसी ने अपनी पत्नी बेटे को आगे बढ़ा दिया तो फिर क्या यही समाजवाद है? आपने मेहनत किया है, आप तक ठीक है, उसके बाद परिवार में से किसी को राजनीति में आगे बढ़ा दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं। जो लोग राजनीति में अपने परिवार पर ही केंद्रित रहेंगे, ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक समय आएगा कि उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड से 2019 में एसटीटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बोर्ड के गेट पर जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। जब कैंडिडेट का कहना है कि 2019 में उन्होंने एसटीटी की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया गया है, जिस वजह से उन्हें आगे की परीक्षा में आवेदन करने में काफी परेशानी हो रही है। कैंडिडेट का कहना है कि बिहार बोर्ड की ओर से बार बार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए वे लोग सर्टिफिकेट के लिए बार बार पटना आ रहे हैं। इससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार के कोने कोने से सोमवार को अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। काफी देर तक प्रदर्शन होने के बाद प्रशासन ने बिहार बोर्ड के गेट से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार की कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जिससे परिवारवाद से जुड़ा जा सकता है। उन्होंने नीतीश सरकार के 8 मंत्री का नाम गिनाते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मौजूदा सरकार के 8 मंत्री का नाम गिनाते हुए इस पर सीएम नीतीश कुमार से राय जानना चाहा। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, सुमित कुमार सिंह, लेसी सिंह, संतोष सुमन और नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री है जो परिवारवाद से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम नीतीश कुमार इसे परिवारवाद मानते हैं तो फिर इसे तत्काल हटा देना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसमें लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता है। राजतंत्र तो है नहीं जिसमें चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो चुन करके आएगा वही राज करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शहरी निकायों के अंतर्गत साफ सफाई एवं स्वच्छता कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गहन समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जून के द्वितीय सप्ताह तक बिहार में मानसून का प्रवेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में समय से पहले सभी नगर निगम एवं अन्य शहरी निकाय मिशन 100 दिन के अभियान के तहत मुख्य नालों एवं छोटी छोटी नालियों की उड़ाही के कार्य अवश्य पूरा कर ले। हर गली मोहल्ले के नालियों की उड़ाही अनिवार्य रूप से कराई जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में नौकरी करने वाले पुलिसकर्मियों पर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 5 पुलिसकर्मियों को अवैध वसूली के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार के नवादा के रजोल जांच चौकी के 2 अवर निरीक्षक श्याम टुड्डू, संजीत कुमार और एक सिपाही सुशील कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कैमूर जिले में वाहन जाँच के नाम पर अवैध वसूली के मामले में इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार को बर्खास्त किया गया है। दरअसल इन लोगों ने ड्यूटी के दौरान कार से तस्करी का गांजा पकड़ने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया था। जांच के दौरान उन पर पैसे लेने का भी आरोप लगा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। विभाग बिहार में पुलिसकर्मियों पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों अब बात करते हैं कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि अगर हिजाब गलत है तो फिर आयरलैंड ने जब पुलिस वर्दी के साथ हिजाब और फिर पगड़ी पहनने की इजाजत दी थी तो फिर उन्होंने उस फैसले की तारीफ क्यों की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए ये ऐतिहासिक था तो फिर कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनकी डायनिटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार जारी है। जहां सबसे पहले उडुपी के गवर्नमेंट PG कॉलेज में छात्रों को हिजाब के साथ क्लास में शामिल होने से रोका गया था। कॉलेज प्रशासन के इस कदम के खिलाफ कुछ छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद उडुपी के कई कॉलेजों में ऐसा ही हुआ। फिर इन छात्रों का विरोध अन्य स्टूडेंट ने भगवा शॉल पहन करके कॉलेज में आकर किया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।